अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। लंबे वीकेंड के बाद, बहुत सारी छुट्टियों के बाद इमरान हसन इज बैक। थैंक यू वेरी मच एंड अमला हसन स्टिल हियर। पीछे इन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था। उम्मीद है कि आप ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे और ये भी उम्मीद है कि आपकी ईद की छुट्टियां, चूंकि मेरी आपसे पहली मुलाकातें बहुत अच्छी गुजरी होंगी। खासतौर पे जो नॉर्थ के अंदर, नॉर्दर्न पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं, उनकी छुट्टियां तो अच्छी गुजरी बिकॉज वहाँ पे बारिश भी हो रही थी, मौसम कदरे बेहतर था। लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि लाहौर वाले सख्त गर्मी में ईद गुजार के आए हैं। सो मेरी हमदर्दी आपके साथ है। इस्लामाबाद से बड़े अच्छे वेदर से होके आए, इसलिए बड़ा खुश आ रहे हैं। बहुत ही जो कह ना आराम से मजे से बोला कि आप लोग तो गर्मी में थे, इस्लामाबाद में वेदर इतना बहुत अच्छा था। और इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि बारिश का, अच्छे मौसम का कितना असर होता है इंसान की जिंदगी पे। खुश खुश रहते हैं वो लोग जिनकी साइड का मौसम अच्छा होता है। लेकिन इस अच्छे मौसम में आपको पता है लाहौर में एक और मसला चल रहा है, वो लोगों की बिजली पूरी नहीं आ रही। पहले आती नहीं थी, अब कम हो रही है बिजली और इस वजह से वोल्टेजेस का, बहुत ज्यादा वोल्टेज का प्रॉब्लम आ रहा है। लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर हमारे पीसीआर में कुछ होता है तो आप याद रखिएगा कि हमारे प्रोड्यूसर साहब के घर में वोल्टेज, अच्छा प्रोड्यूसर साहब के घर, मुझे लगा हमारे पीसीआर में वोल्टेज कम हो गया। यहाँ पे वोल्टेज कम नहीं होगा, पूरा आएगा। लेकिन हो सकता है आपका टेलीविजन ना चल रहा हो, आपको हमें मोबाइल पे देखना पड़ रहा हो। इस इन एनी सच सिनेरियो हमारी हमदर्दियां आपके साथ है और साथ साथ अथॉरिटीज को हम ये कैसे कह सकते हैं कि इसको फिक्स किया जाए। बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रेंज टू नो कि लाहौर जैसे शहर के अंदर और ईद के दिनों में भी जब मौसम कदरे बेहतर था, अच्छा इमरान, कल की बारिश के बाद, क्योंकि कल रात को बहुत तेज आंधी और बारिश थी, उसकी वजह से काफी जगहों पे ये डिस्टर्बेंस रही। अक्सर इलाकों में बिजली चली गई। दूसरी जानिब जो लोड शेडिंग है वो बहुत ज्यादा रही और बिजली ऑब्वियसली जब बंद होती है तो ऑब्वियसली आवाम को मुश्किलात तो होती हैं। लेकिन कल आंधी बहुत ज्यादा थी। लोग पता है कंप्लेन क्या कर रहे हैं कि जी टेक्निकल फॉल्ट का क्या हमारी बिजली घंटों बंद रखी जाती है। वो टेक्निकल फॉल्ट पे ठीक क्यों नहीं होता? अगर 2-3 घंटे आपने बिजली बंद कर ली, क्या वो बार बार टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है? तो कोई ना कोई तो देखे। हाँ, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सिस्टम्स का यही तो प्रॉब्लम है। कराची में भी इस तरह की लोड शेडिंग के कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी और इसके खिलाफ एहतजाज भी हुआ। खवातीन हो, बच्चे हों, तमाम लोग इस ताजिर इस हवाले से बहुत एहतजाज कर रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली उनका जो कारोबारी सिस्टम है वो भी मुतासर होता है। बिजली की बंदिश से पानी की भी शदीद किल्लत होती है, ऑब्वियसली वो रिलेट करता है। और ये सारा सिस्टम अभी बहुत सारे इलाकों में इमरान इस वेदर के अंदर भी गैस नहीं आ रही है। लोग गैस के हवाले से भी कंप्लेन कर रहे हैं। 2023 समटाइम्स मैं ये सोचता हूँ, आप एक दफा बाहर देखें और फिर पाकिस्तान आए तो आप कहते हैं कि हम क्या, हमारे बेसिक मसले ही नहीं, बेसिक नेसेसिटीज अभी तक पूरी नहीं हो रही हैं। लिटरली आई वाज थिंकिंग कि हुकूमतें क्यों हैं? अगर वो आवाम को फैसिलिटेट नहीं कर सकती, व्हाई आर दे? मतलब वो सिर्फ हमारे पैसों में से टैक्स काटने के लिए एक टोका रखा हुआ है उन्होंने। वो टोका चलाते हैं हर महीने और उसके बदले हमें कुछ भी नहीं देते, उल्टा हमारे बच्चे बिलखते हैं इस गर्मी के अंदर। हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ भी, हर चीज यहाँ पे है अनफॉर्चुनेटली। ऊपर से अगली स्टोरी सादिक संजरानी साहब की है जिन्होंने अपने हक में इतनी ज्यादा चीजें मंजूर करा ली हैं और बेचारे मजदूर, उनका जो सादिक संजरानी साहब का प्रोटोकॉल करते रहेंगे और आने वाले हर चेयरमैन सेनेट का इन केस अगर ये मंजूर होता है। खैर, जो स्टोरी है वो हमारे पास बड़ी दिलचस्प है। वो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से है जो कि जारी कर दिया गया है, जिसमें नैब को मुल्जिम को इंक्वायरी की सतह पर, आपको पता है मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड देन आगे प्रोसिक्यूशन में जाता है ये मामला। गिरफ्तारी इख्तियार करने का या गिरफ्तारी का इख्तियार देने के साथ साथ जो जिस्मानी रिमांड है इसकी मुद्दत 14 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है। इससे पहले इसमें तरमीम की गई थी, ये मुद्दत कम की गई थी अमला, अब फिर बढ़ा दी गई है। और ज़राए ये कहते हैं कि जो नया नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है ये फौरी तौर पर नाफिज किया गया है। इसमें कुल 6 तरामीम की गई हैं और नई तरामीम के तहत नैब मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड की मुद्दत अब 14 दिन नहीं होगी, 30 दिन होगी। और नैब को इंक्वायरी की सतह पर ही मुल्जिम को गिरफ्तारी का जो इख्तियार है वो वापस दे दिया गया है, जो ले लिया था पीडीएम ने आने के बाद। बिल्कुल, तो कोई मुल्जिम नैब से अब ना करे तो चेयरमैन वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेगा। नए ऑर्डिनेंस में बासबूत मुल्जिम पर डाल दिया गया है। अब नैब के मुल्जिम को अपनी बेगुनाही खुद साबित करना होगी। मौजूदा हुकूमत निजी कानून साजी करके मुल्जिम की गिरफ्तारी हो और सबूत समेत मुतअद्दिद जो इख्तियारात हैं इनको खत्म करके नैब के हाथ बांध दिए थे, जिसके बाद अब नैब की कार्रवाई में मुश्किलात पेश आती थी। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की भी पेशी है। नहीं, मैं मतलब मुझे क्यों, मैं कोई बताई है मैंने आपको इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया कि नैब में एक तरफ तरमीम हुई है तो दूसरी जानिब आज पेशी है। आप समझते हो इनका इशारा किस तरफ है। खैर जी, देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। खैर, इस पे भी हमने बात करनी है, वी हैव अ लॉट टू शेयर। लेकिन हमारे लिए सबसे प्राइम कंसर्न बीइंग टीम एक्सप्रेसो पाकिस्तान की इकोनॉमी है। हम इस पर मुसलसल बात कर रहे हैं और इससे हम हटेंगे नहीं। ये आज भी हमारा प्राइम सब्जेक्ट है जिस पे हमने बात करनी है आज की बड़ी खबर में। सो बात करते हैं।
अच्छा जी, सो बड़ी खबर में हुकूमत कई हफ्तों की कोशिश के बाद IMF से कलील मुद्दती एक स्टैंड बाय मुआहदे के करीब मैं तो कहूँगा, लेकिन हुकूमत कह रही है मुआहदे के बाद इस वक्त सूरत हाल उसकी बेहतर नज़र आ रही है। गवर्नमेंट इज़ प्रॉब्ली हैप्पी ऑन दिस सिचुएशन। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब ने लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत करके IMF को भिजवा दिया है और यकीन दहानी करा दी है कि क्या इस पर जो तमाम शराइत हैं इस पर मिनो अमल किया जाएगा। मुआहदे के तहत 9 माह में 3 अरब डॉलर मिलेंगे। IMF के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका इजलास 12 जुलाई को तलब किया गया है। इजलास के बाद 1.1 अरब डॉलर की पहली किस्त इस बार जारी किए जाने का इम्कान है। और अलमला जितनी भी IMF की मैं शराइत पढ़ रहा था, जो 7-8 शराइत हैं, वो सारी इंतहाई वैलिड है और वो अल्लाह करे हो जाए। मैं कहता हूँ उसके बाद इकोनॉमी ऑन ट्रैक आएगी, उसमें कुछ बुरा नहीं है। बुरा नहीं है और वो आपके मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स लाने के हवाले से बात है। स्टैंड बाय मुआहदे के बाद जी तिजारती सरगर्मियों में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। स्टॉक मार्केट, कल भी मैंने आपको बताया था कि एक ही रोज में जो 100 इंडेक्स है इसमें 2400 पॉइंट्स इजाफे के साथ नया रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है। ओपन मार्केट में भी डॉलर 5 रुपए सस्ता होने के बाद 285 रुपए पे आ गया, जबकि वजीर खजाना ने जी स्टॉक मार्केट में गैर मामूली इजाफे पर इजहार तशक्कुर किया है, मगर उन्होंने ये भी दावा किया है कि ओपन मार्केट में डॉलर 270 रुपए पर आ गया, जो महंगाई मई में 38% थी। गुज़िश्ता रोज उन्होंने दावा किया कि मुल्क में महंगाई की शरह जो है 29.4% पर आ गई है। मौशी पेशरफ्त जी, उस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कौम को मुबारकबाद दी और पैगाम दिया और साथ साथ ये भी कहा कि मुल्क दोबारा तरक्की के रास्ते पर गामजन हो चुका है। शदीद मायूसियों के बाद उम्मीद का एक नया सूरज तुलू हो रहा है, लिहाजा कौम को मुबारकबाद। आप मैनिफेस्टो तो ना पढ़े मैंने बताया है, मुबारकबाद है, ये मुबारक की नवीद है। खैर जी, अल्लाह करे अच्छा हो। अब देखते हैं किस हद तक ICU में पड़ी ये मईशत बहाल होगी और दोबारा सांसें लेना शुरू कर देगी। IMF की सख्त शराइत हैं, लेकिन वो सख्त शराइत मईशत के लिए बहुत बेहतर हैं। किस हद तक बिजली की कीमतों को हम सस्टेन कर पाते हैं, कॉस्ट कंपेटेबिलिटी लेकर आते हैं, इस सब पे हमने बात करी है। हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मेहमान जो कि एक्सपर्टीज़ रखते हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, ओवरऑल मईशत के हवाले से, पाकिस्तान इन पर्टिकुलर। डॉक्टर यूब मेहर साहब हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन करेंगे, माहिर मईशत हैं, आप इनको हमारे शोज़ में देखते रहते हैं। डॉक्टर साहब से उनकी माहिराना राय लेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स लम्स के अंदर लम्स से वाबस्ता हैं जनाब अली हसनैन साहब, वो हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं। यू नो हिम, ही इज़ अनदर वेरी पर्टिनेंट नेम, माशाल्लाह इनका बहुत काम है इकोनॉमी के अंदर और चूँकि पढ़ाते भी हैं तो हम प्रोफेसर साहब की जो स्किल्स हैं उससे भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर साहब, आपको भी वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड बीइंग इन स्टूडियो। सबसे पहले मैं आपसे ही स्टार्ट कर लेता हूँ। ये सबसे पहले ये जो डेवलपमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल पड़ा है, आप एक मईशतदान होने के हवाले से आप किस हद तक मुत्तफिक है इस स्टेटमेंट से? देखिए, पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं इकॉनमी के, वो आज के नहीं हैं, वो कई सालों के बल्कि कई दहाइयों के हैं। उसके अंदर आपका सबसे बड़ा जो आजकल जो क्राइसिस है वो ट्रेड डेफिसिट का है कि हमारी एक्सपोर्ट्स कम होती हैं, इंपोर्ट ज़्यादा होती हैं। वो उसके स्ट्रक्चरल कुछ वजूहात हैं जिसके अंदर करेंसी मैनेजमेंट भी आती है, लेकिन उसके अलावा हमारी जिस तरह की हमने इंडस्ट्रीज शेप की हैं, इंडस्ट्री पॉलिसीज़ ये भी शामिल हैं और उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। ठीक। दूसरी आपको हमारी प्रोडक्टिविटी यानी लोकल डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी की चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आपकी टैक्सेशन आ जाती है और दीगर जो आपकी इंस्टीट्यूशन हैं उनकी एफिशिएंसी आ जाती है। तो अगेन उसके अंदर इतना कोई ख़ास लंबा चौड़ा काम देखने को नहीं आ रहा। एक जो फ़र्क अभी लेटेस्ट खबर से जो हुआ है वो ये है कि पिछले कोई आप कह लीजिए 1.5 साल से डिफ़ॉल्ट रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये वक्ती तौर पे क्योंकि एक IMF का कवर फाइनली आ गया, मच डिलेड लेकिन फाइनली आ गए, इससे कम से कम अगले कुछ माह के लिए एक इत्मीनान की फ़ज़ा है जिसके अंदर हमारे पास अब टाइम है। और ये प्राइम मिनिस्टर ने कल अपने बयान में मुझे खुशी हुई सुन के कि उन्होंने ये कहा कि दिस इज़ जस्ट अ ब्रीदर। ठीक है, सांस लेने का टाइम है, इसके बाद हमने मजीद काम करना है। अब काश अच्छा होता कि ये काम पहले शुरू हो जाता, 1.5 साल पहले शुरू हो जाता तो हम शायद बेहतर पोजीशन में होते, लेकिन देर आए दुरुस्त है। अगर अभी भी शुरू कर लें तो ये एक पॉजिटिव खबर है। अच्छा प्रोफेसर, जिस तरह से अभी मैं डॉक्टर यूब मेहर पे जाने से पहले क्विकली आपसे भी पूछना चाहूंगी, जिससे आपने खुद भी कहा कि इट्स अ ब्रीदर, बट एट द एंड ऑफ द डे इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स हमारे पूरे सिस्टम के अंदर, और ये 9 माह का जो टाइम पीरियड IMF की जानिब से हमें दिया गया है, डू यू थिंक इट्स इनफ या हमें इस पर बहुत एफिशिएंटली काम करना होगा इन रिफॉर्म्स के ऊपर, ताकि आइंदा जब ये प्रोग्राम तकमील तक पहुंचे उसके बाद हम अपने कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, ना कि हम फिर IMF की तरफ देखें
हैं कि हमें फिर कर्जा मिले और फिर हम एक ब्रीदर ले? IMF की तरफ तो हमें ऑलमोस्ट सर्टनली जाना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन करेंसी के अंदर कर्जे हैं वो इतने ज़्यादा हैं, हमने जब वापस करने होते हैं तो फॉरेन करेंसी में वापस करने हैं। और पाकिस्तान में हम हर साल अगर ट्रेड नॉर्मली चल रहा हो तो डॉलर जज्ब कर रहे होते हैं क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, ना कि डॉलर की पैदावार कर रहे हैं। सो जब हमने अभी जो पेमेंट्स करनी है, मैं आपको उसका थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं, अगले 3 साल में तकरीबन 75-76 बिलियन डॉलर्स देने, जिसमें से 25 बिलियन हमने इस साल देने। ये IMF प्रोग्राम 3 बिलियन का है। 3 बिलियन का है, ठीक है। सो इसमें और ये माहिरीन जो डेट से ख़ास तौर पे जिन लोगों का जो शोबा है, उनसे जब डिस्कशन मेरी पिछले साल से तकरीबन ये चल रही है, वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट सर्टनली, इनफैक्ट सर्टनली आपको डेट रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर जाना है। इसका मतलब है कि आप अपने एलआई से जो आपके क्रेडिटर्स हैं उनके पास जाएं, उनसे कहें कि हमारी सिचुएशन ये ऐसी नहीं है कि हम ये पेमेंट्स कर सकें, तो आप ये टर्म्स इसकी बेशक लंबी कर दें, लेकिन ऐसी करेंगे जो हम रियलिस्टिकली पे कर सकें। लेकिन वो कुछ भी नहीं होगा जब तक हम 2 में से एक चीज़ें ना करें, या हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बेहतर तरीके से लेकर आएँ पाकिस्तान के अंदर, और जो मौजूदा हुकूमत ने अभी रिसेंटली प्लान उसके बारे में ऐलान जिनका किया है वो मुझे बहुत रियलिस्टिक पर्सनली नहीं लगते, और उस पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं इफ़ यू वांट। दूसरा ये है कि हमें एक्सपोर्ट्स को इंपोर्ट्स से बढ़ाना। सो एक उन्होंने सिंगल विंडो इनिशिएटिव शुरू किया है, काउंसिल जो फॉर्म स्पेशल इंसेंटिव्स फैसिलिटेशन काउंसिल के नाम से जी। वो उसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से मेरे नज़दीक वो इतना ठीक नहीं है। उसकी मैं आपको छोटी सी अगर मैं खुलासा दे सकूं, वो ये है कि जब आप स्पेशल प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं तो वो इकॉनमी के एक हिस्से पर अमल दरामद करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, राइट। लेकिन हमें इस वक्त होल ऑफ इकॉनमी अप्रोच की ज़रूरत है, जिसके अंदर ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम टॉलरेट तो कर सकते हैं, इनसे मजीद इनएफिशिएंसीज क्रिएट होती हैं दूसरे सेक्टर्स के अंदर। ठीक है। सो एक ऐसा रैशनल प्लान पूरी इकोनॉमी को लेकर चले। ऑप्टिकल एक अच्छी वैल्यू तो है, कम से कम बाहर बैठे लोगों के लिए जो कि हमारे हालात से बहुत नाबलद हैं, जिनको नहीं मालूम कि यहाँ पे किस किस्म की या अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए ऑप्टिक्स जो होते हैं ना बड़े एफएमएल बहुत थोड़े वक्त के लिए होते हैं। ठीक। सो यस, उससे फ़ायदा और हो सकता है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आए। ठीक है। क्योंकि जब आप किसी को मोनोपोली पावर देंगे एक एरिया के अंदर, ठीक, और वो उसको प्रॉफिटेबिलिटी देंगे, उसको मजीद प्रोटेक्ट करेंगे, तो एक थ्योरेटिकली एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि इसको कुछ शोबों तक महदूद करना ठीक नहीं है। वी नीड टू हैव सच कांसेप्ट जनरली होल। ठीक है, मैं दोबारा आता हूं जरा डॉक्टर अयूब से भी। डॉक्टर साहब, आपने प्रोफेसर साहब की भी राय सुनी, इन्होंने इनिशियली अपने ख्यालात का इजहार किया जो सूरत हाल है। एक तो आप कैसे देखते हैं सर इस डेवलपमेंट को, और दूसरा हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब इन 9 महीनों के अंदर पाकिस्तान के लिए ऑप्शंस क्या हैं? आई मीन 9 महीनों के अंदर तो किसी दुनिया की इकोनॉमी को कुछ भी नहीं होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स चाहिए होती है, इकोनॉमी इतनी कम टाइम के अंदर रिवाइव नहीं होती है, लेकिन समहाउ हम एक ट्रैक जरूर सेट कर सकते हैं, हम अपनी इंटेंशन जरूर दिखा सकते हैं कि अब हम ये करने जा रहे हैं। योर टेक ऑन दिस। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो स्टेटमेंट आई है प्राइम मिनिस्टर साहब की, मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा कि मुल्क तरक्की की राह पे चल निकला है। ये हम सर्वाइवल की तरफ आ गए हैं, सर्वाइवल हो गया है। जो आईसीयू में मईशत थी उसमें बहरहाल एक आप कह सकते हैं कि वो पोजीशन इंप्रूव हुई है, लेकिन तरक्की का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तरक्की के लिए कुछ और स्टेप चाहिए, वो जिनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ सर्वाइवल के थे। जो बहुत अच्छी उनकी स्टेटमेंट थी जो पहली दफा प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे दी गई कि ये वक्त जो है ये फख्र की बात नहीं है, ये फिक्र की बात है। ये मिठाई बांटने का वक्त नहीं है कि हम IMF ने लोन अप्रूव कर दिया है तो हम मिठाइयाँ बांटे। ये तो काफी हमें सोचना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए। ये काफी बैलेंस उनकी स्टेटमेंट थी। देखिए, जो मैं कह रहा हूँ कि तरक्की का इससे कोई ताल्लुक नहीं। बेसिकली ये जो 2 इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिन्हें ज्वाइंटली हम इंटरनेशनल रिलेशन में ब्रिटन वुड सिस्टर का नाम देते हैं, ये दोनों इंस्टीट्यूशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद करेंसी क्राइसिस को रोकने के लिए और लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए बने हैं। इनमें जो खास बात है इन अदारों में कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन करते हैं वो कहलाती है, वो डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज कहलाती हैं। डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज जो होती हैं ये बेसिकली पेन किलर पॉलिसीज कहलाती हैं। ये मर्ज का इलाज नहीं करती, दर्द खत्म नहीं करती,
दर्द के फीलिंग का एहसास खत्म कर देती हैं। ये शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होती हैं, ये सिर्फ पेन किलर्स की हद तक, और इसके जो बेसिक टूल्स होते हैं वो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी होती है, उसको मैनेज करना, टैक्स पॉलिसी होती है, सब्सिडीज पॉलिसीज होती हैं। जो सस्टेनेबल पॉलिसी होती है, जो दुनिया भर में प्रैक्टिस चल रही है, और मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत 3-4 दिनों से एग्जाम्पल कोट की जा रही है कि 1991 के बाद जो इंडिया चेंजेस आई, मनमोहन सिंह ने स्पीच में, पहली स्पीच में अनाउंस किया कि इंडिया जो है बिग पावर, बिग इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है, और उसके बाद हम देखते हैं कि 30 साल में वहाँ एक बहुत बड़ी चेंज भी आई। तो वो सप्लाई साइड पॉलिसी थी जो उसने अडॉप्ट की थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, प्लानिंग के लिए बेसिकली सप्लाई साइड पॉलिसीज अडॉप्ट की जाती हैं, और उसमें अभी आप लोगों ने भी इशारा किया, उसमें एफडीआई, सस्टेनेबल एफडीआई, वो उसका एक एलिमेंट होता है सप्लाई साइड पॉलिसीज का, जो कि नेबर कंट्री में अडॉप्ट किया गया था। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक और पॉइंट, ऑब्वियसली आप इसको बेहतर तौर पे आपने एक्सप्लेन भी किया, लेकिन अब ओवरऑल जो हमने कल इस आईएमएफ मुआहदे के हवाले से, जब प्राइम मिनिस्टर ने ईद के दूसरे दिन न्यूज़ टॉक भी की और सारी उन्होंने चीज़ों को ब्रीफ भी किया, उसके बाद एक मार्केट में या ओवरऑल एक सेंटिमेंट चेंज हुआ, जिसके बाद हमने उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में भी देखा, डॉलर में भी देखा, गोल्ड प्राइसेस में भी देखा। सो हाउ डू यू सी, और दूसरी जानिब जबकि आईएमएफ की शराइत को भी हम अगर देखें तो उसमें हमने बिजली भी महंगी होते हुए देख रहे हैं, हम गैस भी महंगी होते हुए देख रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग एक सेंटिमेंट चेंज है, या अभी जो महंगाई आएगी वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाएगी इस मुआहदे की तकमील के साथ ही? सेंटिमेंट इस लिहाज से यहाँ इम्पोर्टेंट है कि बेसिकली आईएमएफ जब किसी भी कंट्री के लिए अप्रूवल देता है, लोन सैंक्शन करता है या उसके बाद डिस्पर्स करता है, तो उसमें ये होता है कि दूसरे जो इन्वेस्टर हैं उनमें एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बहरहाल क्रिएट होता है, एक सिग्नल जाता है, रिफ्लेक्ट होता है। और उसमें देखिए सिर्फ ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने एक गुज़िश्ता 15 ईयर में इतना बड़ा जंप नहीं लिया था। वहाँ सर्किट ब्रेकर होता है कि अगर 5% से ज्यादा मार्केट बढ़ जाए, एक्सपेंड कर जाए, तो ट्रेडिंग रोक दी जाती है। तो कल ट्रेडिंग रोक दी गई थी, वरना मार्केट, इसका मतलब मार्केट मजीद बढ़ सकती थी, मजीद उसमें इंडेक्स में इंक्रीज होता। वो सर्किट ब्रेकर की वजह से 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग रोकी गई थी। चूंकि सस्टेनेबल सप्लाई साइड पॉलिसीज का जिक्र किया, वो हम कैसे करेंगे? आई मीन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑन टाइम उनकी डिलीवरी हो, वो कॉस्ट कंपैटिबल हो। दुनिया भर के अंदर जैसे वियतनाम बना रहा है या बांग्लादेश बना रहा है या दीगर जो प्रोड्यूसर्स, इवन इंडिया बना रहा है, हम उसके कंपैटिबल तभी होंगे जब हमारी बिजली सस्ती होगी, यूटिलिटी बिल्स कम आएंगे, प्रोड्यूसर्स उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ऑन टाइम दे पाएंगे। ये तो हमें लगता नहीं है, हमने IMF के कहने पर ही सही, लेकिन हमारी अपनी भी तो हालत ऐसी है। अभी तो घरों को हम बिजली नहीं दे पा रहे, इंडस्ट्रीज़ क्या चलेंगी? घरों में गैस नहीं है, इंडस्ट्रीज़ क्या चलेंगी? तो हम कैसे कॉस्ट कंपैटिबल होंगे, हम कैसे सस्टेनेबल सप्लाई साइड के ऊपर काम करेंगे? उसके लिए हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं फिर? देखिए, सप्लाई साइड में सबसे पहले होता है कि प्लानिंग, आपकी पॉलिसी क्या है, उस पॉलिसी को आपने इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या प्लानिंग की है। वो जाहिर है वो कोई एक दिन की बात नहीं होती, वो बटन दबा के फौरन सही, ऐसा नहीं होता कि हर चीज सही हो जाए, उसके लिए बड़ा पेशेंस चाहिए होता है। और वो पॉलिसी जो बड़ा क्राइसिस है ना, सबसे बड़ा क्राइसिस वो ये कि 30 साल से कोई पॉलिसी सही नजर नहीं आ रही है। सिर्फ हम डिमांड मैनेजमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को 1% ज्यादा कर दें, कम कर दें, टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारी मेंटेन होनी चाहिए, टैक्स रेट क्या होना चाहिए, सब्सिडीज विड्रॉ कर रहे हैं, ये डिमांड मैनेजमेंट हो रही है, वही पेन किलर पॉलिसी है, पॉलिसीज चल रही है, कोई सप्लाई साइड का कोई एलिमेंट किया नहीं जा रहा। इंडिया में जब 1991 में देखें, जब चेंज किया गया था, और वो गुज़िश्ता पीटीआई की हुकूमत में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो इस तरह को कोई स्टेप लेंगे। 1991 में इंडिया ने जो चीज अडॉप्ट की, जो बुनियादी चेंज की, जिससे बाकी सारी चीजें चेंज होती गई, वहाँ उनके यहाँ फिर जॉइंट वेंचर हुए, कोलैबोरेशन हुई, फॉरेन कोलैबोरेशन हुई, इंडियंस ने फॉरेन कंपनीज को एक्वायर किया, उनके साथ मर्जर हुए। उन्होंने जो बेसिक स्टेप लिया था वो लिया था कि एफडीआई को किस तरह से इंडिया में अट्रैक्ट किया जाए, यहाँ से उनकी पॉलिसी शुरू हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पॉलिसीज का चलना। प्रोफेसर साहब, टाइम मेरे पास खत्म ही हो रहा है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पॉलिसीज जो बने वो चलें और कोई पॉलिटिकल रिजीम आके उसको चेंज ना करे, इकोनॉमिक पॉलिसीज को। अनफॉर्चुनेटली हमने लैक किया है इसके अंदर, ऑलमोस्ट 7 डेकेड से ही लैक किया। आपका इसके ऊपर क्या टेक है? देखिए, हर हुकूमत की राइट होती है कि वो आके अपनी खुद पॉलिसीज लेकर आए। एक तो ये बात है कि हमारी हुकूमतें 5 साल चलती नहीं हैं, जो एक तारीख में हमारी बड़ी क्लियर चीज़ है। ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि पिछले कोई 10 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ज़रूरत है,
और आज तक जो लोग ये नारे लगा रहे हैं उन्होंने आज तक चार्टर ऑफ इकोनॉमीज का ड्राफ्ट भी सामने नहीं रखा। तो मेरा नहीं ख्याल जो मोटी मोटी बातें उस पर कोई उससे मुनकर हो ही नहीं सकता। आपने टैक्सेशन ठीक करना है, आपने बिजली चोरी रोकनी है, आपने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, एवरीवन विल एग्री। तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि वो एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं, या वो एक सियासी कह लें, एक अपने लिए एक्सक्यूज़ है कि हम उससे, क्योंकि देखें जब आप पाकिस्तान को अगर इसी तरह चलाते रहेंगे तो यही हालात रहेंगे। तो जब आप चेंज करेंगे तो आप जब भी किसी मुल्क में इतनी मेजर चेंजेस आती हैं, इंक्लूडिंग 1991 में जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, तो इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर कुछ सेक्टर्स जो होते हैं वो बेनिफिट करते हैं, कुछ को नुकसान होता है, नुकसान भी होता है। और आपने उस जब 91 में जब नरसिम्हा राव ने ये रिफॉर्म्स लेकर आए तो उनकी कोई मेरे ख्याल है कुछ महीनों में उनकी डिवैल्यूएशन कोई 60-70% हुई, और यहाँ तक पॉलिटिकल रेजिस्टेंस पैदा हुई कि उन्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उन्होंने बेयरली सर्वाइव किया। ओके, सो ये तो एक टर्मोइल तो आता है। इन लास्ट 30 सेकंड्स कौन से ऐसे 2-3 मेजर स्टेप्स हैं, वो कड़वे घूंट हैं जो डू यू थिंक कि हुकूमत को ले लेने चाहिए, भर लेने चाहिए? सबसे पहले ये चीज़ है कि आपको एक रैशनल प्लान सामने रखना है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा 10 साल का प्लान सामने रखें। नंबर 2, आपने अपनी एक्सपोर्ट्स को, एक्सपोर्ट रजीम को रैशनलाइज करना है, जिसके अंदर आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आती है और आपकी फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी आती है। और नंबर 3, आपने टैक्सेशन ठीक करना है, जो कि मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर बहुत आप देखते हैं अनफेयर किस्म की टैक्सेशन है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी पे इसलिए इम्पैक्ट आता है क्योंकि आप अच्छे सेक्टर्स को छोड़ के, जिस पे ज़्यादा टैक्स लगा हुआ है वो छोड़ के आप बुरे सेक्टर्स की तरफ चले जाते हैं। ओके, प्रायोरिटीज की बात है। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बेसिक पॉलिसीज़ हैं जिस पे हुकूमतों को सोचने की ज़रूरत है और लॉन्ग टर्म प्लान की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म प्लान्स का नुकसान ऑब्वियसली हम पहले भी भुगता है और भुगत भी रहे हैं। हम इस हवाले से बात कर रहे थे, अभी हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। कभी हम बहुत शदीद बारिश की खबर आपको देते हैं और कभी बहुत शदीद गर्मी की। अब आई डोंट नो आज अमला आपके पास क्या है? शदीद बारिश की खबर है, शदीद गर्मी की खबर है। शदीद बारिश की खबर है और बरसाने वाला नया सिस्टम। आपको पता है कल रात को लाहौर के अंदर आप जब आए थे तब तो बारिश थी ना? इट वाज हेवीली रेनिंग, बहुत कल तेज बारिश थी, आंधी तूफान भी था, बहुत ज्यादा था, अनयूजुअल। यस, सो आज से 8 जुलाई के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जेहलम में शदीद बारिश आंधी के हवाले से पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने नए सिस्टम के हवाले से कहा है कि जी दाखिल होने के बाद बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी भी हो सकती है, और इस बारिश से जो नशेबी इलाके हैं उनमें अर्बन फ्लडिंग के भी खदशात हैं। मजीद तफसीलात देख लेते हैं कि क्या है मामला। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नया बारिश का इसके हवाले से डेफिनेटली महकमा मौसमियात ने आगाह किया था। कितनी इंटेंसिटी की बारिशें हैं और जो अर्बन फ्लड एक खतरा है उसके खदशात के हवाले से भी बताइएगा। सरदार साहब आपकी ऑडियो का थोड़ा सा इशू है, प्लीज इसको सॉर्ट कर लीजिएगा। अब आप हमें सुन पा रहे हैं? आप हमें सुन जी जी प्लीज बोलिए, वी कैन हियर यू। आ रही है? हाँ जी जी, मैं कह रहा था कि जो कल से ये स्पेल शुरू हुआ है शुमाली इलाकों में, यानी पंजाब में भी बेशतर इलाकों में, और इसी तरह से ऊपर केपी के भी चंद एक इलाकों में अच्छी तेज़ बारिश हुई है। तो ये 8 या 9 जुलाई तक चलेगा ये स्पेल, और इस दौरान में गैप्स के साथ है, ज़ाहिर है मुसलसल नहीं है, लेकिन इस दौरान में तेज़ मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है। जैसे कल भी काकुल में बहुत तेज़ बारिश हुई, इसी तरह से उधर जेलम साइड पे काफ़ी तेज़ बारिश हुई। तो जेलम, गुजरात, नारोवाल, सियालकोट, फिर नीचे लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, ये जो पट्टी है पूरी, इस्लामाबाद, पिंडी भी उसमें आप शामिल कर लें। उसी तरह से केपी के जनूबी अजला हैं जो मर्दान, सवाबी वगैरह, और ऊपर जो शुमाली अजला है एबटाबाद और गलियात का इलाका जो है, इन और मरी साइड पंजाब की बात करें तो इन तमाम इलाकों में तेज़ बारिश का स्पेल दोबारा से मुतवक्की है, यानी आज शाम हो जाए, आने वाली रात को हो जाएगा। तो ये जो बड़े शहर हैं इनमें फिर अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है, बिल्कुल है। और ये स्पेल चूंकि चलेगा 8 या 9 तारीख तक, तो इस दौरान कोई 4-5 दिन पहले एक बड़ा शदीद किस्म का स्पेल विटनेस किया था लाहौर के अंदर, और मुझे तो बड़ा अनयूजुअल लगा था क्योंकि पहले भी तेज़ बारिशें हमने देखी हैं, लेकिन वो कम वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश थी। और अर्बन फ्लडिंग आपने कहा, उसमें हमारा ये जो CBD है, कलमा चौक फ्लाईओवर, ये सारा अंडरपास भर गया, बहुत ज़्यादा पानी था, मैंने तो देखा। तो क्या ऐसा ही कुछ होने वाला है दोबारा, या फिर उससे कम या ज़्यादा होगा?
देखिए कुछ बिल्कुल मतलब आप जैसे कहते हैं ना फिक्स तो नहीं कर सकते कि उतनी अमाउंट होगी, उससे कम कितनी कम होगी और कितनी ज़्यादा होगी, लेकिन ये कि अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग मानसून करंट्स दाखिल हो रही हैं। और ये सिलसिला अगले 4-5 दिन तक चलेगा। तो चूँकि मुसलसल पेनिट्रेशन है अरेबियन सी से भी और उधर बे ऑफ बंगाल दोनों साइड से मानसून करंट्स की, तो इस लिहाज से इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वैसा ही स्पेल दोबारा हो जाए। वो तो बड़ी हैवीएस्ट फॉल था, यानी 200 मिलीमीटर से ज्यादा हो गई थी एक दिन में बारिश नागौर में, बिल्कुल जो कि बिल्कुल जून के महीने का एक तरह से नया रिकॉर्ड है। बिल्कुल जी 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 तो जी इस स्पेल के दौरान एंड शॉर्टली ये लैंड स्लाइडिंग का बता दीजिएगा। आजकल हमारे बहुत सारे बहन भाई नॉर्दर्न ट्रैवल कर रहे हैं और बेचारे फंस जाते हैं फिर, और ईद की छुट्टियां भी गुजरी हैं, कुछ लोग पिकनिक करने जा रहे हैं, तो क्या लैंड स्लाइडिंग के किस हद तक चांसेस मौजूद हैं? देखिए उसमें केपी के जो शुमाली इलाके हैं ना, जैसे कागान नारान की तरफ टूरिस्ट जाते हैं और फिर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ भी, और कश्मीर के जो वादी नीलम की तरफ जो जाते हैं, और इसी तरह से पंजाब के मरीब से होते हुए फिर गलियात का जो इलाका है, तो वो वल्नरेबल होता है लैंड स्लाइडिंग के लिए। तो वहाँ पहाड़ी इलाकों में तेज स्पेल का चांसेस हैं वहाँ। एहतियात करें लोग जाने में। थैंक यू वेरी मच सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हवाले से आपको अपडेट दे रहे थे। स्ट्रॉन्ग स्पेल है जी मानसून का जो दाखिल हो रहा है, एहतियात करें, गैर जरूरी तौर पर घर से निकलने से परहेज करें। ये बहुत अच्छा जरूरी जी, है। आगे बढ़ते हैं। कराची में जी प्लास्टिक से पहली सड़क तामीर कर दी गई है। निजी पेट्रोलियम कंपनी ने BRR एंटरप्राइजेज नामी स्टार्टअप और डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन साउथ के ताउन से इस्तेमाल शुदा जो प्लास्टिक है उसकी बोतलों को रिसाइकिल करके एक सड़क तामीर की नहीं तो ये पिघल नहीं जाएगी धूप में जो नहीं। प्लास्टिक की है? अच्छा, सड़क बनाई है, मजाक हो ओके रहा है। सो ये एक अपनी तर्ज का एक दूसरा शाहकार है। एक हमने आपको इस्लामाबाद में बताया था, Yes. कैपिटल डेवलपमेंट ने बनाई थी, और ये दूसरा ये बेसिकली माहौल दोस्त है। प्लास्टिक का जो फुजला होता है, जो उसकी बाकियात होती हैं, उसको उसके ज़रिए माहौल दोस्त तरीक़ों से फ़रोग देने में इसको मदद मिलेगी। 730 फिट है तवील ये सड़क और 60 फिट चौड़ी है, अच्छी खासी Wow, चौड़ी nice. सड़क है, और 2.5 टन से ज़ायद इसमें इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक बॉटल्स को इस्तेमाल किया गया है। और ये आम जो सड़कें हैं उसके मुकाबले में प्लास्टिक सड़कें, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, 3 गुना ज़्यादा लचकदार भी होती हैं, सस्टेनेबल भी होती हैं, और उनकी उम्र भी 3 गुना तवील होती है। यानी कि वो खड्डे जो बन जाते हैं आम सड़कों में, वैसे ये it's a 3 very- गुना ज़्यादा तवील एंड होता इट्स अ है। वेरी गुड कॉन्सेप्ट। और अगर हम प्लास्टिक रिसाइकलिंग के हवाले से, ये आपकी पोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर रिसाइकलिंग के प्रोसेस को इस तरह से किया जाए, रोड्स का इस्तेमाल किया जाए, तो प्लास्टिक भी रिसाइकल हो सकता है और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें मिल सकता है, और इसकी लागत भी कई गुना कम होती है। सो बेस्ट, अच्छा है। हम जिन कंपनीज ने इसके अंदर हिस्सा लिया उनके लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं। बहुत अच्छा किया आपने। वी होप कि बाकी कंपनीज भी सामने और अपने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा रोल अदा करती रहें। इस पॉइंट के ऊपर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करें। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। और क्रिकेट के मैदान में और फील्ड में तो मुख्तलिफ खिलाड़ियों को रन आउट करते नजर आते रहते हैं। बाबर आजम ने शैतान को भी रन आउट कर दिया सऊदी अरब के अंदर। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सीधी उन्होंने थ्रो की और ये उन्होंने शैतान को स्ट्रेट अवे ही मार दिया। ये बाबर आजम के जनाब रमी कहते हैं आई थिंक इस रुकन को, हज के उसके मनाजिर हैं। और बाबर आजम बिल्कुल अपनी क्रिकेटिंग स्टाइल में शैतान को कंकरियां मारते हुए कैमरे की आंख ने उनको आपने ब्रेकिंग न्यूज दी है, वो कैप्चर कर पाकिस्तान लिया। पहुंच गए। वो ये पुरानी थोड़ी ब्रेकिंग हाँ, न्यूज है, थोड़ी लेकिन सी नहीं है। देखो ये ब्रेकिंग न्यूज थी कि उन्होंने कंकरियां मारी, ये नहीं थी कि उन्होंने शैतान को रन आउट किया। रन आउट किया और ये वो भागते हुए अपने घर आए हैं, वेलकम किया है। उनके घर वालों ने बहुत खुश थे, वो उनको हज की मुबारकबाद मिली। और सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने बैट मांगे हैं, जो उनके नए बैट्स आए थे, इसीलिए तो नंबर 1 बैट्समैन है वो दुनिया के। सो दैट्स व्हाई जो उनका लव फॉर बैट्स है वो आपको इस वीडियो में नजर आ सकता है कि उन्होंने मिले और उसके बाद कहा मेरे बैट लेकर आओ जो नए आए हैं, और उन्होंने अपने बैट खोले, उनको देखा, उनकी एक्साइटमेंट आप चेक करें कि मेरे बैट्स कहाँ हैं वो दिखाओ। तो ये जबरदस्त स्टोरी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और वैसे आपको पता है दुनिया में कोई भी काम जुनून के बगैर नहीं होता अरमला, और ये वो जुनून है जो आपको ड्राइव करता है। और बाबर का आप जुनून देखें अपने बैट्स और बैटिंग के लिए। उनके भाई एक्चुअली ये वीलॉग करते हैं, इनके भाई का एक वीलॉगिंग चैनल भी है, अच्छा, तो उसमें बाबर आजम अक्सर नजर भी आ जाते हैं। तो उस वीलॉग के अंदर ही आई बिलीव बाबर अपने नए बल्ले को, और ये नए बैट्स हैं उनके लिए जो आए हैं। अब आप नॉट श्योर ये किस कंपनी का, उस कंपनी को भी बाबर ने रातों रात जरूर बहुत सारा बिजनेस दे दिया होना है उनके इस बल्ले ने। लेकिन द बेस्ट थिंग टू नो है कि बाबर आजम ने आते ही अपने बल्ले के बारे में पूछा। सो मजहबी फरीजा अपनी जगह, उसके बाद पैशन जवान है
दोबारा से एक दफ़ा। तो ऑल द बेस्ट बाबर, आपको बहुत मुबारक हो, और सभी उन हुज्जाज किराम को जिन्होंने हज का फरीज़ा सर अंजाम दिया, अल्लाह कबूल करे और सबको हमारी तरफ से बहुत मुबारक हो। अच्छा, अब हम डायरेक्ट क्रिकेट से स्पेस में चलते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स दैट वी हैव, डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स दैट वी हैव इन एक्सप्रेसो, और खला के उस पार हमारा एक सेगमेंट है, और आज उसमें क्या बात कर रहे हैं हम? जुपिटर के हवाले से बात हो रही है। हमने मार्स के हवाले से भी बात की थी, प्लान्स को भी हम डिस्कस करें, लेकिन आज हम जुपिटर के हवाले से देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वकार अहमद मलिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं खला के उस पार। शमसी निज़ाम पर बात हो रही है, और शमसी निज़ाम पर जब हमने प्लैनेट्स की बात की तो मरकरी पर हमने बहुत तफसील से सेगमेंट्स किए। मरकरी के बाद हमने बात की थी वीनस पे, वीनस के बाद हमने अर्थ पे, अर्थ के बाद मार्स पे, मार्स के बाद अब हमारी बारी है जुपिटर की जानिब जाने की। और जुपिटर जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है इस हवाले से भी, अपने साइज़ के हवाले से भी। और अब ये देखिए कि जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो जुपिटर है, 5th है, 5वां सैयारा है सूरज की जानिब से। अगर आप सफ़र शुरू करते हैं तो ये इसका नंबर 5th है। और इसके साइज़ के हवाले से बात करें तो अगर आप बाकी तमाम प्लैनेट्स, बाकी तमाम सैयारे, शमसी निज़ाम के तमाम सैयारों का जो मैस है उसको आप अगर इकट्ठा कर लें तो भी जुपिटर उस मैस से 2 गुना होगा। यानी इसका साइज़ इस हवाले से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। या जो ज़मीन है, कम से कम 11 ज़मीनें जो हैं वो आप इसमें फ़िट कर सकते हैं। जहाँ तक जुपिटर की दरियाफ्त का मामला है, इसकी डेट ऑफ डिस्कवरी का मामला है, उसको आप अननोन ही समझिए। और मोस्टली जितने भी ये प्लैनेट्स हैं इनको नाम किसने दिए हैं? एंशिएंट ग्रीक्स ने या रोमन्स ने इनको नाम दिए हैं। इससे पहले कि इसके ऊपर जो सुर्ख धब्बा है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है उस पर बात करें और जुपिटर के हवाले से और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जानिब जाएं, सबसे पहले नंबर्स की जानिब जाते हैं, क्योंकि नंबर से ज़्यादा फैसिनेटिंग कोई चीज़ नहीं है। जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सूरज से जुपिटर का फासला कितना है। और सूरज से जब जुपिटर के फासले की बात करेंगे तो ज़हन में रखिएगा कि जब भी हम यूनिवर्स के अंदर फासलों की बात करते हैं तो एवरेज डिस्टेंस की बात करते हैं। सो जिसका एवरेज डिस्टेंस है वो 77 करोड़ यानी 77 करोड़ 83 लाख किलोमीटर इसका डिस्टेंस जो है वो सूरज से है। और सूरज से रोशनी को जुपिटर पे पहुंचने के लिए 43 मिनट्स दरकार है। जस्ट इमेजिन 43 मिनट्स। सो ये बहुत बड़ा फासला है। और एक और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बता दूं कि जो शुरू के रॉकी प्लैनेट्स हैं, यानी जिसमें मरकरी है, जिसमें वीनस है या अर्थ है या मार्स है, ये बहुत शुरू के, इनकी डिस्टेंस जो है अगर सूरज से बहुत कम है। इसके बाद जो फासले हैं वो बिल्कुल यूँ समझें कि तख़य्युल में ना आने वाले फासले हैं। जब 70 करोड़ की हम बात करें कि 70 करोड़ 83 लाख किलोमीटर जुपिटर का फासला है सन से, तो आप हमेशा अपने जहन में एक रेफरेंस ज़रूर रखा करें, वो ये है कि ज़मीन का फासला जो सूरज से है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। एवरेज डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे मीन ऑर्बिट वेलोसिटी की, यानी जुपिटर किस रफ्तार से सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहा है। इसकी जो रफ्तार है वो है 47,000 किलोमीटर पर आवर। और 47,000 किलोमीटर पर आवर को भी जब मैं बात करूंगा तो आप अपने जहन में ज़मीन का रेफरेंस ज़रूर रखा करें। और वो ज़मीन का रेफरेंस ये है कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही है। सेकंड चीज़, जब भी इस तरह के नंबर्स आते हैं तो आप अपने जहन में ये बात बिठा लें कि जितना ऑर्बिट बड़ा होगा या जो चीज़ ज़मीन से दूर होगी, या ज़मीन के बजाय आप यूँ समझिए कि सूरज से जिस भी ऑब्जेक्ट का फासला जितना दूर होगा उसकी वेलोसिटी इतनी कम होगी। उसकी वजह यह है कि उसको आप उतनी एस्केप वेलोसिटी दरकार नहीं है। सो उसने बुनियादी तौर पे सूरज के अंदर की तरफ नहीं जाना, या सूरज में यूँ समझिए कि गिरना नहीं है। सो उस गिरने से बचने के लिए, उस एस्केप से लिए जो वेलोसिटी दरकार होती है, तो जितना उस बॉडी यानी सन से जितनी कोई चीज़ दूर होती चली जाएगी, सूरज से जितनी दूर होती चली जाएगी, तो ऑफ कोर्स उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। लेकिन अगर आप नज़दीक की जानिब जाते हैं, जितना आप सूरज के नज़दीक होंगे तो आपको उतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ सफ़र करना पड़ेगा। और इस वक्त हो सकता है कि आप में से कुछ ज़हीन जो बच्चे हैं उनके जहन में ये सवाल आया हो कि ये जो मरकरी है वो तो सूरज के बहुत नज़दीक है, तो मरकरी की रफ्तार तो इसका मतलब ये है कि जुपिटर से और अर्थ से और सबसे ज़्यादा तेज़ होगी। और यकीनन ऐसा ही है। 1,70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मरकरी अपने आप को उस ऑर्बिट के अंदर मेंटेन रखता है। अब हम एक और इंटरेस्टिंग नंबर की जानिब जाते हैं और वो है ग्रेविटी इटसेल्फ, सरफेस ग्रेविटी, यानी जुपिटर की सरफेस ग्रेविटी क्या है। लेकिन जुपिटर की सरफेस ग्रेविटी से पहले आप ज़रा रिकॉल कीजिए, आपने अपने निसाबी कुतब में पढ़ रखा होगा
कि 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई भी चीज़ जो है वो ज़मीन की जानिब आती है, यानी सरफेस ग्रेविटी जो अर्थ की है वो 9.8 मीटर पर सेकंड है। जबकि दूसरी तरफ अब हम जाते हैं जुपिटर की जानिब, जो कि बहुत मैसिव है, तो ऑफ कोर्स उसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा है, उसका ग्रेविटेशनल पुल भी ज़्यादा है। तो उसकी जानिब जब भी कोई ऑब्जेक्ट जाएगा, यानी उसकी सरफेस ग्रेविटी क्या है, उसकी सरफेस ग्रेविटी 24.79 मीटर पर सेकंड है। और इसका मतलब ये होगा कि जब कोई चीज़ जिस रफ्तार से किसी ऑब्जेक्ट की जानिब जाती है, इसी तरह उसको अगर उस ऑब्जेक्ट से निकलना है, उस ग्रेविटी को तोड़ना है, उससे बाहर निकलना है, तो उसको एक सर्टेन स्पीड चाहिए होगी। वो सर्टेन स्पीड होगी तो उससे वो एस्केप कर सकेगा। तो हमें मालूम है कि अगर ज़मीन से किसी चीज़ ने निकलना है तो ज़मीन से निकलने के लिए जो एस्केप वेलोसिटी चाहिए वो 11.9 किलोमीटर पर सेकेंड है। जबकि दूसरी तरफ जुपिटर जो कि बहुत मैसिव है, तो वहाँ से अगर आपने निकलना है तो इसके लिए आपको 59 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए होगी। अगर हम जुपिटर के एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन है, जबकि अगर हम ज़मीन की बात करें एटमॉस्फेयर की तो आप जानते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है मोस्टली। अब हम बात करते हैं उस ग्रेट रेड स्पॉट की। एक आपको धब्बा नज़र आता होगा जुपिटर पे जो एक ये धब्बा आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इस हवाले से इंटरेस्टिंग है कि इस पे जो विंड्स हैं, ये जो हवा की रफ्तार है, यहाँ पे जो तूफ़ान है, ये बेसिकली स्टॉर्म है। इसकी तूफ़ान की में जो विंड्स की जो स्पीड है वो तकरीबन 450 किलोमीटर पर आवर है। पहली दफ़ा 17वीं सदी में देखा गया और 17वीं सदी के बाद बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं जिसमें इसी स्पॉट को देखा गया। इसी तरह है और यहाँ पे ये स्टॉर्म जो है इसकी नौयत इसी तरह है। तकरीबन हम यूँ समझें कि 358 साल हो गए हैं और ऑफकोर्स ये पहली ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि उससे पहले कहाँ तक ये जाता है मामला। जुपिटर का मुताला क्योंकि ज़रूरी है तो इस हवाले से स्पेस क्राफ्ट जो हैं उनके हवाले से भी बात हो जाए कि स्पेस क्राफ्ट जो है वो कितने अब तक जा चुके हैं। ओवरऑल तकरीबन 9 स्पेस क्राफ्ट जो हैं वो जा चुके हैं। 9 स्पेस क्राफ्ट में से जो 7 हैं वो पास से गुजरे हैं, उसमें वॉयेजर भी है, तो वो पास से गुजरे हैं। जबकि और ऑफ कोर्स आप इस पर लैंड तो कर नहीं सकते क्योंकि ये सारा गैसेस पे मुश्तमिल है। अगर इसकी जो कोर है उसके हवाले से हमें नहीं मालूम, बट ये टोटल गैसेस पे मुश्तमिल है और स्पीड है और तो लैंडिंग जो है वो तो आप यूँ समझें कि सिरे से खारिज इम्कान है। जुपिटर को समझने के लिए स्पेस क्राफ्ट ज़रूरी है और स्पेस क्राफ्ट जो हैं उनमें से जूनो जो है उसको अहम मकाम इस हवाले से हासिल है कि उसने सबसे ज़्यादा हमारी मदद की है जुपिटर को समझने के लिए। और जुपिटर को समझने के लिए जो जूनो है ये 2011 में ये मिशन गया था। 5 साल का सफ़र था, 77 करोड़ किलोमीटर। अब आते हैं जुपिटर की एक और इंटरेस्टिंग चीज़ की तरफ और वो है इसका जो दिन का दौरानिया है। दिन का दौरानिया इसका टोटल 10 घंटे का है, लेकिन इसका साल बहुत तवील है। यानी आप इमेजिन कीजिए कि 70 करोड़ किलोमीटर अगर इसका एवरेज डिस्टेंस है तो इससे आप इमेजिन कीजिए कि उसका ऑर्बिट कितना बड़ा है। जुपिटर को पूरा ऑर्बिट मुकम्मल करने के लिए 12 ज़मीनी साल दरकार होते हैं, तो तकरीबन 12 ज़मीनी सालों के बराबर उसका एक साल है। जुपिटर के हवाले से जो एक और अहम चीज़ है वो इसकी मून्स, इसके जो चांद हैं उनकी तादाद है। वो आपको मुख्तलिफ जगहों पे 80 मिलेगी, लेकिन कई जगहों पे आपको हो सकता है 68 पढ़ने को मिले और इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये 68 वो नाम है जो कि बेसिकली उन मून्स को या उन चांदों को नाम दे दिया गया है फॉर्मली। जिनको नाम अभी तक नहीं दिया गया तो उसको उस गिनती से बाहर कर देते हैं, बट ये तकरीबन 80 इनकी तादाद है मून्स की। जुपिटर के ऊपर तो लाइफ के हवाले से तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हाँ, जुपिटर के जो चांद हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उनके हवाले से मुताला जो है वो जारी रहता है। इस सेगमेंट में हमने बात की जुपिटर पे और जुपिटर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत से हवालों से, और इसका जो तफसीली मुताला है वो आप नासा की वेबसाइट से भी कर सकते हैं और इसके अलावा बहुत सारे रिसोर्सेज हैं वहाँ से कर सकते हैं। बच्चों को ज़रूर जुपिटर के साथ रोशनास करवाइए, उसके हवाले से उनको नंबर्स बताइए, मुताला करवाइए और इसके अलावा देखते रहिए खला की उस पार। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इंसानियत की खिदमत की, जिसके एवज रवा साल 6 पाकिस्तानी नौजवान ऐसे हैं जिनको डायना अवार्ड मिला है। इनमें एक फहद शाहबाज भी हैं।
फ़ाद के हवाले से आपको बताएं तो यूथ जनरल असम्बली के ज़रिए नौजवानों में शऊर और कायदाना सलाहियतों को उजागर किया है और इस पर उन्हें डायना अवार्ड से नवाजा गया है। फ़ाद शहबाज यूथ जनरल असम्बली के सदर और आइनी वकील के तौर पर वैसे जाने जाते हैं। इसके अलावा यूथ जनरल असम्बली गुज़िश्ता 8 सालों से जो मुख्तलिफ नौजवान हैं उनकी तरबियत हो, उनकी सियासी शमूलियत हो और इसके साथ साथ ट्रांसजेंडर राइट्स एक्ट 2018 और नेशनल यूथ कमीशन के क़याम के लिए भी सरगर्म अमल रही है। इसके अलावा फ़ाद शहबाज इनकी एक फाउंडेशन है जो कि पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर और जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ है इस पर भी कुछ अमली इक़दाम उठा चुकी है। और यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि ये जो डायना अवार्ड है ये वाहिद एक खैराती इदारा है जो कि शहज़ादी डायना की याद में कायम किया गया और दुनिया भर के अंदर जो नौजवान माशरती तब्दीली के लिए काम करते हैं मस्बत रवैये के साथ उनको ये अवार्ड दिया। बिल्कुल, और इस वक्त फ़ाद शहबाज हमारे स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फ़हाद टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी। फ़ाद, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी माशाल्लाह जो प्रोफाइल है वो पढ़ के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम ज़रूर जानना चाहेंगे आपके जो जर्नी है ये इसमें बहुत सारी डायमेंशंस हैं, हम ज़रूर चाहेंगे थोड़ा सा आप बताइएगा। और जिस बेसिस के ऊपर आपको ये अवार्ड दिया गया डायना अवार्ड, आप उसकी क्या क्या क्राइटेरिया था और आपने उसको किस तरह से टारगेट किया? देखें, 2015 में मैंने अपने इस काम का आगाज़ किया, अगस्त 2015 में अपने बाकी बानियान के साथ। तो उससे पहले चूँकि मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा था तो हम ये समझते थे कि हम ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जो अपनी तकारीर में और बहुत से आम तौर पर लिखने के तौर पर बयान करते हैं, लेकिन जब मामला इम्प्लीमेंटेशन का होता है तब हम उससे दूर रहते हैं। तो हमने जब इसका क़याम किया तो उस पर हमारी ज़िम्मेदारी थी कि यूथ डेवलपमेंट और वो नीश जिसमें हम समझते हैं कि बुनियादी तौर पर काम नहीं हो रहा, मिसाल के तौर पर दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पर जैसे ही हुकूमत आती है, हुकूमत के साथ साथ मुतबादिल सतह पर एक शेडो कैबिनेट आती है। तो हमारी कोशिश ये थी कि ऐसे असेंबली सेशंस करवाए जाएं जिसमें करारदादें हों, करारदादों के साथ साथ ऐसे अटेंशन नोटिस जिसे हम तवज्जो दिलाओ नोटिस कहते हैं, जैसे आपकी नेशनल असेंबली काम करती है वैसी 18 से 25 साल का वो वोटर जो अमूमी तौर पर पार्लियामेंटेरियन नहीं बन सकता, जिसको आईने पाकिस्तान 25 साल की उम्र में पार्लियामेंटेरियन बनने का हक देता है, उनके जो मसाइल हैं उनको हम ख़ास तौर पर सामने लेकर आएँ। क्योंकि हम ये समझते हैं कि आज का जो दौर है टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन के बाद हमने देखा कि दुनिया में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई हैं, जिसके बाद दुनिया में स्टेक होल्डर्स हैं। ख़ास तौर पर अगर बरतानिया की बात करें तो उधर वोटर की उम्र उन्होंने 16 साल कर दी है। तो तरक्की याफ्ता ममालिक में जहाँ पर शेडो कैबिनेट है तो हमने अपनी ये जिम्मेदारी महसूस की कि जहाँ पर बाकी शेडो कैबिनेट काम कर रही है तो हम यूथ जनरल असम्बली के तौर पर जो मतबादिल पॉलिसीज़ हैं वो हुकूमत को दें। बहुत सी चीज़ों पर हुकूमत ने काम किया है, बहुत सी चीज़ों पर हुकूमत कर रही है। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मसला है, ये आने वाले वक्त में हम इसको बेहतर तरह से मौसर और असरअंदाज होता देखेंगे। ठीक है, जिन सजेशंस के ऊपर आपने काम किया इनिशियली उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके सामने आई यूथ को लेकर जो आपने फिर सामने रखी? देखिए, अगर मैं इसकी अमली सतह पर बात करूं तो इस तरह से पंजाब लोकल गवर्नमेंट जो एक्ट है 2019 उस पर हमारी कंट्रीब्यूशन थी और उसके साथ ट्रांस राइट प्रोटेक्शन एक्ट 2018 इस पर हमने बात की। और अब ये देखें कि कितना बड़ा हमारे यहाँ जो तीसरी जिन्स था उसका मसला था। फिर हम ये समझते हैं कि जहाँ पर हर हुकूमत में हर वजारत होती है, हर वजारत के साथ वफाकी सतह पर एक डिवीज़न कायम होता है और सूबाई सतह पर डायरेक्टरेट, लेकिन यूथ जो हमारी मिनिस्ट्री है वो हर दफ़ा निगलेक्ट होती है, उसको स्पोर्ट्स के साथ मुतय्यन किया जाता है, उसके फंड्स और जो दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अहदाफ हैं वो हमारे पूरे नहीं हो रहे क्योंकि हमारी बाकायदा तौर पर मिनिस्ट्री नहीं है। तो उस सिलसिले में हमने 2015 से एफर्ट की है, जिसके बाद पंजाब में भी इसके डायरेक्टरेट के असरात आना शुरू हो गए हैं और पिछले साल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने बजट स्पीच में भी नेशनल यूथ कमीशन के कयाम का ऐलान कर दिया। अच्छा फहद, ऑब्वियसली आपने जिस तरह से बात की कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप फोकस भी किया जाता है और अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें एक्ट हो जाती हैं व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन। जब आप लोग सजेशन देते हैं ऑब्वियसली इसका एक मैकेनिज्म होता है और सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन में आपको क्या लगता है कैसे ड्रॉबैक्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे या लॉज को लेकर कि वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं? आप जैसे यूथ जिस तरह से आप खुद भी कह रहे हैं कि आप इस हवाले से काम भी कर रहे हैं। देखिए, दुनिया में क्या होता है और पाकिस्तान में क्या होता है, दुनिया में ये होता है कि जब भी आप एक नया कानून लेकर आते हैं, नई पॉलिसी लेकर आते हैं, तो आप जो अपना वो एक मुतल्लिका मिनिस्ट्री का पोर्टल है उसको ओपन कर देते हैं।
ताकि जो उसमें नौजवान हैं या जो बाकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले उस्ताद हैं वो अपनी उसमें तजावीज़ दे सकें। लेकिन यहाँ पर जो हम देखते हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी और जो हमारे सियासतदान हैं सिर्फ वही स्टेक होल्डर होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ बुनियादी तौर पर जब हमारे अवाम और ख़ास तौर पे जो हमारे नौजवान हैं, हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले उस्ताद हैं, जब वो और ख़ास तौर पे जो हमारी पब्लिक पॉलिसी में काम कर रहे हैं वो अपनी तजावीज़ देंगे। अब इसमें एक बहुत ज़बरदस्त बात है कि अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आजकल बात हो रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फ्रेमवर्क है, उसकी फिर पॉलिसी है, उसको उन्होंने रिलीज़ करने के बाद मिनिस्ट्री ने उस पर तजावीज़ ली हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से नौजवान उस पर तजवीज़ दे रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि आने वाले टाइम में जो पाकिस्तान की AI पॉलिसी होगी वो बहुत इफेक्टिव होगी, क्योंकि उसके अंदर स्टेक होल्डर सिर्फ हमारे पॉलिटिशियन या हमारी ब्यूरोक्रेसी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ हमारे आम लोग भी उसको अपना हिस्सा और अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। बहुत खूबसूरत आइडिया है ये, और ऐसे ही होना चाहिए कि जब तक आवाम को आप जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको शामिल नहीं करेंगे तो कैसे आप रिजल्ट्स ले सकते हैं। डायना अवार्ड मिला आपको, दो कि आपने काम आई बिलीव इसके लिए शुरू नहीं किया होगा, लेकिन एक्नॉलेज किया जाना इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी सर्विसेज को कैसा फील हुआ, कैसा लगता है? अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये एक तो 8 साल यूथ जनरल असम्बली को हो गए, 3 साल फहद शहबाज फाउंडेशन को हो गए, और जो मेरा अपना सफ़र है वो मैंने 16 साल की उम्र में शुरू किया। मैं फिर चूँकि वो चीफ मिनिस्टर डिबेटिंग सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी था। मेरे जो अपने दाखिले हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में, यूनिवर्सिटी पंजाब में, वो डिबेट बेस पे हुए। तो मैं तो हमेशा से इस सिलसिले में बहुत खुशकिस्मत रहा, और मैं ये समझता हूँ कि जो इस तरह के प्लेटफॉर्म है, ख़ासतौर पे डायना अवार्ड वाले या जो हमारे कौमी सतह पे इस तरह के प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, इन्हें चाहिए कि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करें, ताकि जो आज का एक दौर है, एक हर तरफ बदअमनी है, एक तरफ मायूसी है, तो वहाँ पर ये जो नौजवान है वो मस्बत तब्दीली लेकर आ सकते हैं और इनमें पोटेंशियल भी है डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच फहद, बहुत शुक्रिया, और आप बहुत अच्छा लगा, आप आइडियाज़ बहुत क्लियर हैं, आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत फोकस्ड हैं। फहद शहबाज जिनको डायना अवार्ड दिया गया हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हम डिस्कशन कर रहे थे। बड़े अच्छे आइडियाज़ हैं यूथ को लेके, पॉजिटिव फेस ऑफ आवर सोसाइटी माशाल्लाह। फहद जैसे यकीनी तौर पे और भी लोग हैं, अपनी एफर्ट को मत छोड़िए, आपकी एफर्ट को भी एक्नॉलेज किया जाएगा इंशाल्लाह, उसके रिजल्ट्स आएंगे। इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। देखें अरमला ने कल आपको अकेले कोई म्यूजिक नहीं सुनवाया, आई नो दैट। मैंने आते ही सबसे पहले कहा भाई स्टूडियो में म्यूजिक होना चाहिए, कुछ संगीत का इंतजाम होना चाहिए। सो आते ही हमने आज एक्सप्रेसो टैलेंट में एक और ज़बरदस्त किस्म के सिंगर से आपका तारुफ कराना है। वो तारुफ इनकी आवाज़ से होगा डेफिनेटली। एशरेबल इनका नाम है, बड़ी प्रैक्टिस के बाद हमने इनका नाम आई होप के सही याद किया है। और इनके साथ एमराम सैमुअल हैं जो कि इनके साथ गिटार्स प्ले करते हैं, और एशरेबल के हवाले से आपको बताएं कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के नए गाने वाले हैं, और लाइव परफॉर्मेंसेस भी करते हैं, स्टूडियो परफॉर्मेंसेस भी करते हैं। अपना गाना एक अदद गा चुके हैं और आज हम इनसे लाइव म्यूजिक सुनेंगे। बिल्कुल, और बहुत मुश्किल से मैंने भी नाम याद किया। एशरेबल, थैंक यू वेरी मच, आपको भी खुशामदीद। दोनों को कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक। जरा अपने बताएं सिंगिंग जर्नी। माशाल्लाह वैसे हमने इनको ऑफ एयर सुना है, बहुत खूबसूरत आवाज़ है। और आपकी फैमिली में ऑलरेडी कोई सिंगर्स थे या आप खुद से आपके अंदर ये जर्म्स थे और आपने इसको आगे कंटिन्यू किया? नहीं, दिस इज इनहेरिटेड। मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं जो गाते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, ज़बरदस्त। तो बस उन्हीं के साथ मोटिवेशन मिली है। घर वालों ने हमेशा इनकरेज किया है, और एजुकेशन में भी साथ साथ लेके चले हैं, और उसके साथ जो है म्यूजिक में भी उन्होंने कहा कि आप एक्सेल करें। तो बस लिविंग माय पैशन। हमारे साथ कॉलेज में बहुत सारे ऐसे हमारे यंग फेलोज थे जो बड़ा अच्छा गाते थे, वो बड़ा अच्छा गा सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल में उनमें से एक वकार एहसन है सिंगर, जिनके लक्स अवार्ड भी मिला था, वो उन्होंने प्रोफेशनली गाया, अदरवाइज किसी ने उसको प्रोफेशनली कंटिन्यू नहीं किया। तो क्या वजह लोग इस यंग एज में गा रहे होते हैं फिर प्रोफेशनली नहीं लेके जा पाते, जॉब्स में लग जाते हैं, जॉब में लग जाते हैं? और बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि मैं इनको मोटिवेट करूंगा बिकॉज बाय प्रोफेशन आई एम अ बैंकर। ओह वाओ। और उसके बावजूद आई टेक आउट टाइम क्योंकि आई वांट टू लिव माय पैशन, तो उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ। मेरे इनके जो लोग हैं वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, और वो मुझे इस पैशन को छोड़ने नहीं देते। अब्राहम भी हैं, वो भी मुझे इनकरेज करते रहते हैं। देयर आर सो मेनी अदर फ्रेंड्स जो कहते हैं कि नहीं यार, लिव योर जॉब, डू योर जॉब इन ऑन टाइम, और उसको पूरी डिवोटेडली करो, बट डोंट अपने पैशन को भी परस्यू करो। दैट्स अमेजिंग, यू आर लकी इनफ कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। हमने आपसे बातें तो कर ली, अब जरा अपनी आवाज से हमारे देखने वालों को अपना तारुफ करवाएं, कुछ सुनाएं। कहो एक दिन मैं इससे स्टार्ट लेता हूँ। दैट्स अहमद जाज़ेब, वाओ, जरूर। सितारा सी जिन्हें कहते हो, वो आंखें
आंखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम शाकसी कहते हो, वो बाहें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो, वो बातें तुम्हारी हैं। कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, कहो एक दिन, अगर सब कुछ ये मेरा है तो सब कुछ बख्श दो एक दिन। वजूद अपना मुझे तुम दे दो, मोहब्बत दो एक दिन। मेरे हाथों पे अपने हाथ रख कर यूं खींच लो एक दिन। कहो एक दिन, कहो एक दिन। Oh wow! Too good. Why Imran is so serious while playing? इतना रोमांटिक गाना। हाँ, वो बहुत सीरियस होके गिटार बहुत बजाते हैं, सीरियस बहुत अपने डेडिकेशन। काम को बहुत सीरियस ले रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, बहुत अच्छी जगह भी आप कहते हैं। Thank you so अपना much. म्यूजिक किया कुछ कर रहे हैं अपना सिंगल? बिल्कुल, मैंने अपना फर्स्ट सोलो सॉन्ग ओ माँ के नाम से रिलीज़ किया है। दैट वाज फॉर माय लेट मदर जोसेफिन एबल। उनके लिए मैंने लिखा है, कंपोज किया है विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड फूल। तो बड़ा अच्छा वो रहा है, इनकरेज किया गया है। होप कि अगर वो लोगों की नोटिस में आएगा तो आप लोगों को भी पसंद मदर आएगा। मस्ट बी वेरी हैप्पी on this. She's not here, but I think Obviously, after the heaven, yeah. her soul must be very happy, माशाल्लाह। That's amazing. अच्छा ये बताएं, कोई ऐसा सिंगर कहीं आप परफॉर्म करे हैं या ऐसा कोई पसंदीदा पाकिस्तानी हो या इंटरनेशनल कोई भी आर्टिस्ट हो जिसको आप आइडियलाइज करते हो, जिससे आप इंस्पिरेशन लेते हो? ऐसा ज़रूर है, ऑलमोस्ट हर सिंगर है, क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक सिंगर को अगर सुनूंगा तो मुझे लगता है कि अगर वो अच्छा गाए तो कहते हैं हर सिंगर है। हाँ नहीं, अगर वो अच्छा गाए तो ज़रूर। फिर तो आप तारीफ भी कह देंगे थोड़ी देर बाद। नहीं, उन्होंने क्यों कहा हर सिंगर है? भाई उनका लाइक गुड सिंगर्स, गुड सिंगर, हाँ गुड सिंगर्स। ऑल पाकिस्तानी सिंगर्स। जैसे चाद has got a huge fan following by the way, चाहे वो funny singing की है। तो that was just कुछ भी। तो आप यूजुअली आपका जो जॉनरा है that you saying वो यही है? क्लासिकल है, रॉक भी आई ट्राई, समटाइम आई ट्राई रॉक, लेकिन क्लासिकल में कुछ ऐसी अट्रैक्शन है कि मतलब या सेमी क्लासिकल टाइप के मतलब। वैसे आजकल ये वाला जॉनरा मैंने बहुत देखा है, यंग आर्टिस्ट जो कवाली, सूफी म्यूजिक और इस तरह की सेमी क्लास, हाँ बहुत ज्यादा पसंद भी किया जाता है। डू यू एग्री? बिल्कुल ऐसे, बाकी आजकल तो मैं कहता हूँ कि जनरेशन थोड़ी रैप की तरफ जा रही है एंड दे आर स्पॉइलिंग द ट्रेंड। बट आई थिंक कि अगर हम इस चीज के अंदर कुछ क्रिएटिव करते रहेंगे तो उनको मजबूर अच्छा, कर मुझे देंगे। लगता है कि आजकल की यूथ के डिफरेंट कलर्स हैं। आई थिंक दे लिसन एवरी काइंड। हाँ, वो वैसे कुछ भी अच्छा आता है तो वो निकलता है। कवाली कुछ भी कितने different शौक आता से है। सुनते हैं कव्वाली आप तो, सुनते हैं, हाँ, हाँ, बहुत और ज्यादा। अब क्लासिकल फ्यूजन भी हिट हुआ, फ्यूजन भी ठीक है, और classic, बहुत जबरदस्त उनकी भी, तो अमेजिंग बात है। कुछ और हमें सुनाइए। सजाद अली का रावी। जरूर जरूर जरूर। इन शहर रावी आप जरूर हमें सुनाइए। वाह वाह, नाइस। जे रावी विचों पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलिया कोई ना ते किसे नु सुनानी कोई नहीं। अखां च दरिया घोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ना, जे तो कदी रावी लंघ जावे हो, जे तो कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे। मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों थाने छोड़ ला,
जे तो कदी रावी लंघ जावे हो एक ऐसी मजबूरी हो गई कि सजना तो दूरी हो गई ते वेले आंदे नाल वंग की ऐ जिंद कदों दूरी हो गई बिगाड़े आधी राह छड़ के मैं अपनी महार मोड़ ला चेतों कदी रावी लंघ जावे हो। वेरी नाइस अर्शबल, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं अपने काम को लोगों के सामने लाने के लिए? मुझे लगता है गा तो आप काफी अरसे से रहे होंगे, लेकिन आप जैसे ने कहा ना कि आई विश कि मेरा वो गाना नोटिस हो जाए, आई विश कि आप सिंगिंग भी नोटिस हो, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? आप कहें कि एक तो डिवोटेड रहना, क्योंकि जॉब एंड विद फैमिली थोड़ा सा चैलेंज होता है। ठीक है। तो डिवोटेड अगर आप रहते हैं देन आपको प्रॉपर कनेक्शंस आपके होने चाहिए जो सोशल कह रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएं, एसईओ की तरफ जाएं, आपका चैनल हो, यू क्रिएट अ गुड कंटेंट। मतलब अगर मैं कंटेंट बनाऊं एंड लोग उसको सुनना पसंद ना करें, तो ये सारे चैलेंजेस हैं व्हेन यू सिट विद टैलेंटेड पीपल एंड यू नो कि आपका पाथ क्या होना चाहिए एंड यू फॉलो द ट्रैक एंड यू आर कंसिस्टेंट। ये सारे आपकी अपनी जात से रिलेटेड हैं? ये मेरे जात से, या एग्जैक्टली। ओके दैट्स अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके, आप दोनों आए, बहुत अच्छा लगा। एस्ट्रेबल एंड एमरा। हाँ, वाओ, हमने नाम सही लिया, ये हमारी अचीवमेंट है आज की। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। इनकी म्यूजिक को सुने, बहुत अच्छा गाते हैं, टैलेंटेड सिंगर हैं और अपने लिए बहुत ज्यादा एफर्ट भी कर रहे हैं। सो अच्छा म्यूजिक सुनना हर एक को पसंद है। और नए म्यूजिशियंस को सुनते हुए खुद खान साहब ना बन जाया करें, उनको अप्रिशिएट किया करें, वो वक्त के साथ बेहतर होते चले जाते हैं, ग्रूम होते हैं। सो यार ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे और अब आपको हम कराएंगे एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के लिए कौन है हमारे साथ? खुशी। थैंक यू उर्मिला, थैंक यू इमरान। तो आज मैं अपर बॉडी की कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी जिसमें हम पुश करेंगे। ठीक है, पुश बेसिकली होता है जब व्हेन यू आर पुशिंग द वेट। ठीक है, उसमें हम जो है चेस्ट की और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करेंगे। वी हैव टू गो ऑन द फ्लोर, you need a pair of dumbbell for this। अगर बिगनर हैं लाइट वेट यूज़ करें। ठीक है, सो वी गो ऑन द फ्लोर, वार्म अप करना है, उसके बाद आपने फ्लोर पे जाना है। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल बेंड योर नीज, फीट ऑन द ग्राउंड, डंबल जो हैं डायगनल होंगे और एल्बोज भी डायगनल होंगी इन लाइन विद योर चेस्ट। ब्रीद इन, टच कर सकते हैं फ्लोर पे एंड ब्रीद आउट व्हाइल एक्सटेंडिंग। जब आप प्रेस कर रहे हैं डंबल्स को, आपकी चेस्ट फ्लेक्स होगी एंड जब एक्सटेंड कर रहे हैं चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दूसरी एक्सरसाइज गाइस, सेम डंबल्स, डंबल्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, पाम अगेंस्ट ईच अदर, डंबल्स टुगेदर, ओपन करना इन सेम इन लाइन विद योर चेस्ट, डंबल्स इन लाइन विद योर चेस्ट, स्लाइटली बेंड योर एल्बोज, forearms slightly wider and breathe out. Same guys, breathe in, flex your chest, breathe out, keep your core engaged as well, inflate, exhale. ठीक है, okay guys, third one, 3 triceps की बताऊंगी, 3 chest की बताऊंगी. So dumbbells together, so we're gonna do close grip chest presses. It will engage your triceps, arms and your chest as well. So extend your arms, breathe out, elbows together, right next to your rib cage. Make sure flare out now. You breathe out, breathe in. Same way, breathe in, chest flexed, breathe out, contract. So guys, you need a lightweight dumbbell या एक डंबल के साथ भी कर सकते हैं. इसको skull crushers कहते हैं. ये आपके triceps के लिए होती हैं. So extend your arm. Extend means कि आपने lock करने arms, elbow straight होनी चाहिए आपकी. ये the dumbbell goes behind your head and extend. Breathe in. Elbows बाहर flare out नहीं होंगी and exhale. So guys, make sure your elbows are restricted. ये ज़्यादा move नहीं करनी चाहिए आगे आपकी. Just move your forearms. Elbow should be restricted. उसके बाद guys, आपने overhead extensions करनी है, चाहे बैठ के कर लें, चाहे आप खड़े होकर करें. Make sure elbows are right next to your forehead and extend your arms right above your head. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out.
सो लास्ट एक्सरसाइज फॉर ट्राइसेप्स गाइस, आपने पुशअप पोजीशन में जाना है. यू कैन डू इट ऑन द नीज, यू कैन डू इट ऑन द टोज. आप बिगनर हैं तो वॉल पे स्टार्ट करें. थोड़ा सा आपकी अपर बॉडी स्ट्रांग है तो आप फ्लोर पे आ सकते हैं. सो गाइस क्लोज होगा क्योंकि हमने ट्राइसेप्स को हिट करना है. ट्राइसेप्स के लिए आपको क्लोज ग्रिप रखनी पड़ती है. चेस्ट होगी इन फ्रंट ऑफ द हैंड्स होगी, नॉट अबव द हैंड्स, इन फ्रंट ऑफ द हैंड्स. सो एल्बोज बाहर फ्लेयर आउट नहीं होंगी, राइट नेक्स्ट योर चेस्ट. एंड मेक श्योर योर कोर इज टक्ड इन. नीज थोड़ी फर्दर होंगी हिप से. एंड सो गाइज ये एक्सरसाइज है 3 चेस्ट की बताई हैं, 3 ट्राइसेप्स की बताई हैं. यू कैन इवन डू इट ऑन मंडे एंड थर्सडे एंड ट्राई दीज एक्सरसाइज एट होम. मैं आपको और भी एक्सरसाइज अपर बॉडी से रिलेटेड बताऊंगी. एंड गाइज टेक केयर. थैंक यू वेरी मच खुशी, बहुत शुक्रिया. आपने सुबह सुबह में एक्सरसाइज बता दी, एक्सरसाइज हमने आपको करा दी. शो का वक्त खत्म हो गया. हम आपसे कल फिर मिलेंगे. फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा. कल तक के लिए अल्लाह हाफिज.